हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। आज का जो वीडियो है ये है बीपीएससी 121 का। ठीक है। ब्लॉक 2 यूनिट 5 मानव संबंध दृष्टिकोण। चलिए आइए जल्दी से वीडियो देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको पता है ना। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है। ओके, चलिए आइए फिर शुरू कर देते हैं। मानव संबंध दृष्टिकोण। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकता है, तो इसमें सिर्फ हम संगठन के बारे में देखते हैं। मानव संबंध दृष्टिकोण है और इसमें संगठन के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, शुरू कर देते हैं कि जो संगठन शब्द है, ठीक है ना, क्या है? संगठन शब्द जो है सरकारी, निजी, गैर सरकारी, समुदाय आधारित के अलग अलग अर्थ हैं। यानी कि संगठन नामक शब्द, चाहे वो सरकारी हो, सरकारी संगठन, निजी संगठन, गैर सरकारी संगठन, समुदाय संगठन, मतलब इन सभी के अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे परिभाषा जो है वो संदर्भ परिप्रेक्ष्य के अनुसार से, स्थिति के अनुसार से बदलती रहती है। ठीक है, ओके। तो चेस्टर ने संगठन की परिभाषा व्यक्तिगत क्रियाकलापों या दो से अधिक व्यक्तियों की शक्तियों को जानबूझकर समन्वित की गई एक प्रणाली के रूप में करते हैं। तो चेस्टर बोलते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं और आपस में काम करते हैं, व्यक्तिगत क्रियाकलाप को आपस में काम करते हैं, ठीक है ना, तो जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों की शक्तियां होती हैं उनको जब एक आपस में व्यक्तिगत काम करते हैं और एक समन्वित की गई प्रणाली यानी इकट्ठी की गई प्रणाली के रूप में करते हैं। तो एक संगठन मूल रूप से विभिन्न स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों के साथ एक संरचना का नाम है। तो एक जो संगठन होता है विभिन्न स्तरों पर वह काम करता है व्यक्तियों के साथ, तो वह क्या है? संरचना का नाम है। और इसका साँचा संगठन द्वारा लोगों के साथ अंतर क्रिया करके अलग अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर सीमाओं या आधारों पर मॉडलों का विकास हुआ जिन्हें बंद या खुले में वर्गीकृत किया गया है। तो यदि संगठन से संबंधित क्वेश्चन आता है, संगठन मॉडल से क्या संबंधित क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, संगठन मॉडल से क्या समझते हैं, उसके सीमा या आधार मॉडल को बताइए, या फिर बंद या खुले मॉडल से क्या समझते हैं, तो आपको आंसर यही लिखना होगा। तो संगठन का बंद मॉडल जिसे नौकरशाही, पद सोपी तथा औपचारिक भी कहा गया है। ठीक है ना। तो संगठन का जो बंद मॉडल है उसे नौकरशाही, पदसोपी और औपचारिक भी कहा जाता है और एक समान या स्थिर वातावरण में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? एक समान और स्थिर यानी गतिशील नहीं, जो एक जगह रहे। और एक बंद मॉडल का प्रतिनिधित्व वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत नियम करते हैं। ठीक है। और इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं होती है, थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो संगठन का बंद जो मॉडल होता है एक समान एवं स्थिर वातावरण में पाया जाता है जिसे नौकरशाही, पदसोपी या औपचारिक भी कहा जाता है। ठीक है। और वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत या नियम करते हैं बंद मॉडल का प्रतिनिधित्व। ठीक है। इसको प्रेजेंट कौन करता है यानी प्रस्तुत कौन करता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत करते हैं। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? तो संगठन का सिद्धांत पद सोपान क्रम के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। कार्यों का विशेषीकरण श्रम विभाजन पर आधारित है, जो हम शुरू में देख के आए 14 सिद्धांत किनके? टेलर के देखे थे हमने, देखा था ना। वैज्ञानिक पद्धति किसका था? टेलर का ही तो था ना। तो देखिए 14 उन्होंने सिद्धांत दिए, तो उसी में से है। संगठन के लोगों के बीच लंबवत अंतर क्रियाएं होती हैं, आदेशों का पालन होता है, साक्ष्यों की अपेक्षा साधनों पर अधिक बल दिया जाता है। तो ये बंद के क्या हो गए? बंद सोपान के सिद्धांत हो गए। ठीक है ना। अब संगठन के खुले मॉडल की विशेषताएं, क्या विशेषता हो गए बंद मॉडल की? अब खुले मॉडल की विशेषता देख लेते हैं। ठीक है। ओके। तो अलग अलग भागों तथा बाहरी वातावरण के साथ अंतर क्रियाओं वाली एक सहयोगी प्रणाली व्यवस्था। तो पहले जान लीजिए, बंद मॉडल को हमने देखा कि ये स्थिर रहता है। ठीक है ना। यह एक समान और स्थिर रहने वाली प्रक्रिया है। ठीक है ना, व्यवस्था है, समान और स्थिर रहने वाली व्यवस्था है। ठीक है। और ये जो खुला मॉडल है ये अलग अलग भागों पर बाहरी वातावरण के साथ अंतर क्रिया करता है, मतलब एक गतिशील व्यवस्था है। और भावनाओं, औपचारिक नियमों, घटकों, कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है। और संगठन में सामान्य और जो कार्य होते हैं साझे कार्यों में योगदान करने वाले विशेषीकृत बल ज्ञान पर बल देता है। तो संगठन सामान्य साझे कार्य के योगदान करने पर बल देता है और समांतर लंबात्मक स्तर पर संगठन लोगों के बीच संवाद होती है। साधनों की अपेक्षा साध्य लक्ष्यों को महत्व दिया जाता है, और जबकि इसमें साध्यों की अपेक्षा साधनों पर अधिक महत्व, साध्यों की अपेक्षा साधनों पर बल दिया जाता है बंद में, और खुले वाले में साधनों की अपेक्षा लक्ष्यों के साध्य को महत्व दिया जाता है। तो संगठन का क्लासिकी परंपरागत सिद्धांत सोपानी संरचना में तथा एक उपयुक्त
तथा व्यवस्थित रूप में कार्य का संगठन के लिए सिद्धांतों के एक संग्रह श्रेणी प्रस्तुत करता है। तो क्लास की विचार आएगा तब भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, मेयो के प्रारंभिक अनुप्रयोग, मेयो आ सकते हैं लेकिन प्रारंभिक अनुप्रयोग तो नहीं आ सकता है। अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या है ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अभी देखती हूँ। ठीक है, मानव संबंध अध्ययन क्या है, महान प्रकाश, इसकी जरूरत नहीं है। हमने संगठन देख लिया, मानव संगठन आता है, संगठन आता है तो आपको वही लिखना जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, ठीक है। रिले असेंबली प्रयोग क्या कहलाता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन आए तो बन जाए। ये प्रयोग उत्पादन पर अन्य कारकों के प्रभाव की जांच करने के लिए किए गए। ठीक है ना, जो उत्पादन होता है उसके जो कारक होते हैं उसके प्रभाव पर जांच करने के लिए किए गए। ठीक है, ओके। तो रिले असेंबली प्रयोग किस पे, ये प्रयोग उत्पादन पर अन्य कारकों के प्रभाव की जांच करता है। जैसे 2 महिलाओं को सर्वोत्तम कर्मचारी के रूप में चुना गया, ठीक है, और उनमें से 4 अन्य कर्मचारियों को अपने परीक्षा टेस्ट समूह से जोड़ने के लिए कहा गया। अब 2 महिलाओं को तो कर्मचारी के रूप में, सर्वोत्तम कर्मचारी के रूप में चुन लिया गया, सब्जेक्ट हो गई, और उनमें से 4 अन्य जो कर्मचारी हैं उनको अपने परीक्षा समूह में जोड़ने के लिए कहा गया। उनसे किनसे, उनसे 4 अन्य कर्मचारियों करें 2 महिलाओं से। तो दोनों समूहों ने 5 वर्षों तक अलग अलग कमरों में टेलीफोन सामग्री को एक साथ जोड़ने, मिलान करने का कार्य किया। उसमें छोटे छोटे टेलीफोन के भागों को एक साथ रखने, जोड़ने का कार्य किया था। तो उत्पादन का माप मशीनी रूप से पूर्ण किए गए सामग्री की संख्या गिनकर किया था। ठीक है ना, और बाद में उनको प्रयोग कक्ष में भेज दिया गया तथा वहां उन्होंने पर्यवेक्षक के साथ अंतर क्रिया संवाद किया, बात किया, और उसके बाद उनके साथ परिवर्तनों पर चर्चा की और कभी कभी उनके सुझावों को व्यवहार में लागू भी किया। ठीक है ना, शोधकर्ताओं ने विभिन्न कारकों जैसे भुगतान, अंतराल, जलपान, कार्यावध में कमी, समूह तथा व्यक्तिगत उत्पादकता पर प्रभाव को मापा। तो समानतः देखा गया कि एक कारक के बदलाव से उत्पादकता में वृद्धि हुई है। ठीक है ना, तो ये क्या था, उत्पादन पर अन्य कारकों के प्रभाव की जांच के लिए रिले असेंबली का प्रयोग यहाँ पर किया गया। तो शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ महत्वपूर्ण कारक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं और इससे कर्मचारी को अतिरिक्त ध्यान देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे निष्पादन को कम करना, यानी जो काम खत्म, निष्पादन का मतलब खत्म करना होता है। तो उन्होंने इनसे कर्मचारियों को अतिरिक्त ध्यान देना, सहानुभूतिपूर्ण पर्यवेक्षक का होना, प्रबंधन द्वारा उनके प्रति स्पष्ट रुचि प्रदर्शित करना सम्मिलित था, और यह उच्च उत्पादकता में योगदान करने वाले प्रमुख कारण थे। ठीक है ना, तो यह 6 व्यक्तियों की टीम थी और उनकी प्रयोग में पूर्णतः भागीदारी थी तथा वे बिना किसी ऊपरी दबाव या निचले स्तर की सीमाओं के कार्य कर रहे थे। ठीक है, राइट। तो वास्तव में नियमित स्वास्थ्य की जांच से किसी सामूहिक थकावट का पता नहीं चला तथा श्रमिकों द्वारा काम छोड़कर जाने में 80% की कमी आई। और अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष था कि टेलीफोन यानी रिले के भागों पुर्जों को एक साथ रखने में प्रत्येक लड़की ने नवाचार दिखाया, क्योंकि उन्होंने कार से जुड़ी निरस्ता से सामना करने के लिए भिन्न भिन्न तकनीकों के साथ प्रयोग किया। तो ये क्या है, ये है आपका रिले असेंबली। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, फिर साक्षात्कार कार्यक्रम भी है। तो साक्षात्कार का मतलब पूछना होता है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, नो हार्नोत अध्ययनों का महत्व, हाथोर्न अध्ययनों का महत्व। ठीक है, हाथोर्न प्रयोगों से विकसित मानव संबंध सिद्धांत या दृष्टिकोण ने मानव व्यवहार में भावनात्मक पक्षों पर बल दिया। ठीक है, और संपन्न किए गए शोध में जो शोध किया गया उसमें कार्यस्थल पर व्यक्तियों के व्यवहार पर समूहों के प्रभाव को स्पष्ट किया गया था। और इन अध्ययनों ने स्थापित किया कि कार्य संतुष्टि काफी सीमा तक कार्य समूह के अनौपचारिक सामाजिक ढांचे पर निर्भर होती है, और महत्वपूर्ण होने का एहसास जब एक बार कर्मचारियों में घर कर जाए तथा सहयोग तथा उच्चतम उत्पादन के नियम स्थापित हो जाए तो कार्य की भौतिक स्थिति और वित्तीय प्रोत्साहन प्रेरणायक मूल का बहुत कम होती है। तो निष्कर्ष क्या निकला, लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि लोगों का कार्य निष्पादन सामाजिक मुद्दों तथा कार्य संदर्भ दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, ओके। हम यहाँ पे मेस्लो का देख लेंगे, नेक्स्ट यूनिट लेते हैं, मानव संबंध दृष्टिकोण का मूल्यांकन। हाथोर्न अध्ययन जो है सर्वाधिक प्रशंसित प्रबंधन दृष्टिकोण थी जो मानव संबंध सिद्धांत का आधार बनी थी। अनेक विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की थी। तो हाथोर्न को देख लीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है हाथोर्न का। ठीक है ना, ओके। चलिए, और क्या इसमें है जो हम देख सकते हैं, जैसे है कि मानव संबंध सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। जो हाथोर्न का ये
मूल्यांकन है आलोचनात्मक, ये देखिए यहाँ पे ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे उनकी आलोचना की गई थी, ठीक है, राइट, ये है जी, राइट। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे निष्कर्ष आ गया, यानी ये यूनिट भी फिनिश्ड हो गई है। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो क्या है, वो है निर्णय निर्माण दृष्टिकोण। तो निर्णय निर्माण दृष्टिकोण क्या, ये देख लेते हैं। ये नहीं लेते हैं, ये मुझे डार्क कस्टम मॉडल चलते हुए देख लेते हैं, इसमें कुछ मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोहेन का, आल्सन का थोड़ा सा देखते हैं कि है क्या निर्माण, निर्णय निर्माण दृष्टिकोण का अर्थ देख लेते हैं बस। तो देखिए निर्णय निर्माण की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूप में दी है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे यह इकाई हर्बर्ट साइमन के सीमित तार्किकता मॉडल का परीक्षण करेगी। तो ये देख लेंगे हर्बर्ट साइमन का सीमित तार्किकता, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो निर्णय निर्माण की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूप में दी है, और समानतः निर्णय निर्माण किसी कार्यकलाप का अंतिम भाग नहीं, बल्कि संगठनात्मक जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति का एकमात्र साधन या मार्ग होता है। तो किसी काम का अंतिम भाग नहीं होता है, बल्कि संगठनात्मक जो उद्देश्य होते हैं उद्देश्यों की प्राप्ति का मार्ग या साधन होता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे निर्णय निर्माण दृष्टिकोण में अग्रणी नाम आता है चेस्टर बनार्ड का, और उनकी दृष्टि में निर्णय निर्माण संगठनात्मक कार्यवाही की एक आवश्यक प्रक्रिया है, ठीक है ना। यहीं पर नीग्रो कहते हैं कि संगठन में वास्तव में क्या होता है उस समय तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि व्यक्ति को यह पता ना हो कि किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं और उनके निर्माण में किस किस की भागीदारी होती है, यही निर्णय निर्माण कहलाता है। तो वास्तविक के शब्दों में निर्णय निर्माण की परिभाषा क्रियाकलापों की उस परिभाषा के रूप में दी जाती है, समस्या की पहचान, सूचना की खोज, विकल्पों की परिभाषा, इन सभी को दो या अधिक विकल्पों में एक विकल्प को एक कर्ता के रूप में चयन किया जाता है। ओके, साइमन, हर्बर्ट साइमन निर्णय निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विद्वान है, और वह निर्णय निर्माण दृष्टि को परंपरावादी यानी क्लासिकी सिद्धांत दृष्टिकोण का विकल्प समझते हैं, ठीक है, और सिद्धांतों को सर्वनाम या मुहावरा का नाम देते हैं, और स्थान पर वह निर्णय साइमन अपनी पुस्तक में उजागर करते लिखते हैं कि निर्णय निर्धारण का निर्माण प्रशासन का हृदय है। यानी निर्णय निर्धारण जब किया गया तो उसका निर्माण प्रशासन का हृदय यानी दिल है, और प्रशासनिक सिद्धांत की शब्दकोश मानव वचन के मनोवैज्ञानिक तथा तर्क शास्त्र से लिया जाना चाहिए। वह यह भी बताते हैं कि निर्णय निर्माण प्रशासनिक कार्य का मूल या केंद्र तथा संगठन के निर्णय होते हैं जो संरचना ढांचे के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका जरूर देख लीजिएगा, हर्बर्ट साइमन का, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है निर्णय निर्माण, ठीक है, यह है। तो साइमन की समित तार्किकता मॉडल, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हर्बर्ट साइमन की जो पुस्तक थी उसमें निर्णय निर्माण के क्षेत्र में मौलिक कार्य है। उनका विश्वास था कि निर्णय निर्माण में तार्किकता मॉडल अवास्तविक है और तथा इसके सिद्धांत अप्राप्तनीय है, यानी उसके सिद्धांत को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और मॉडल जो है वो वास्तविक नहीं है, और उनका संगठन का विचार आदर्श न होकर वास्तविक था। और उन्होंने यह भी कहा कि निर्णय तार्किक चयनों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि तार्किकता का संबंध आचरण के परिणामों की समीक्षा योग मूल की किसी व्यवस्था के संदर्भ में अंकित होना चाहिए। और प्रथम शर्त उन्होंने रखी थी कि निर्णय निर्यात को सभी उपलब्ध विकल्पों का ज्ञान होना चाहिए, और द्वितीय निर्णय निर्माता में इनमें से प्रत्येक विकल्प का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए। तो उन्होंने इसको विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया है, जिसमें निर्णय निष्पक्ष रूप से तार्किक होना चाहिए, व्यक्तिपरक होना चाहिए, सचेत तार्किक होना चाहिए, सुविचारित होना चाहिए, संगठनात्मक रूप से होना चाहिए, और व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। तो साइमन पूर्ण तार्किकता यानी आर्थिक व्यक्ति धारणा को नकारते हैं, क्योंकि वह पूर्णतः अवास्तविक पूर्ण मान्यताओं पर आधारित है, ठीक है ना। तो साधारण शब्दों में एक व्यक्ति एक निर्णय पर पहुंचने के लिए, प्रत्येक विकल्प को जानने के लिए एक मुद्दे के सभी पक्षों की पूर्ण जानकारी नहीं रखता है। ये है साइमन का निर्णय निर्माण। जो एक व्यक्ति होता है, कोई निर्णय लेता है, तो निर्णय पर पहुंचने के लिए जब निर्णय लेता है, जितने भी उसके विकल्प होते हैं, जितने भी रास्ते होते हैं, उन सभी को जानने के लिए एक मुद्दे के सभी पक्षों की पूर्ण जानकारी नहीं रखता है, और इसके विपरीत पूर्ण तार्किकता विश्वास पर आधारित है, ठीक है, कि निर्णय निर्माता सर्वज्ञाता है, सभी उपलब्ध विकल्पों उसके परिणामों का ज्ञान उन्हें प्राप्त है। देख लीजिएगा हर्बर्ट का निर्णय निर्माण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, हर्बर्ट का निर्माण, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा। कोहेन, मार्क्स तथा अल्स डिब्बा मॉडल
ओके, डिब्बा मॉडल। चलिए, डिब्बा मॉडल डिब्बा की तरह ही था। ये यूनिट आपकी खत्म हो चुकी है। दूसरी यूनिट हम ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होगी आपकी, प्रणाली और सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, यूनिट 7। और इसमें मास्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैक्स ग्रेवर का एक्स वाई का सिद्धांत, हर्जबर्ग का दो कारक सिद्धांत। दो सिद्धांत को हम इसमें लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। 3 इसमें से क्वेश्चन लेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैस्लो का तो 100% इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि एक प्रणाली होती है जो विभिन्न तत्वों या घटकों के किसी सेट के रूप में परिभाषित, यानी एक प्रणाली के जो विभिन्न तत्व और घटक होते हैं उनको परिभाषित किया जाता है, जो एक जटिल संपूर्ण रूप देने के लिए बातचीत करते हैं, ठीक है ना। तो संपूर्ण केवल भागों का योग नहीं होता है, जो संपूर्ण होता है वो भागों का योग नहीं होता है, और प्रणाली को केवल एक समग्रता के रूप में समझा जा सकता है। समग्र यानी सभी के रूप में, पूरा एक भाग, मतलब भाग में नहीं, पूरे के रूप में। समग्रता का मतलब ही होता है पूरे के रूप में, ठीक है। तो 1930 में एक जीव विज्ञानी लुडविग वान वार्टेनफी द्वारा अपने प्राथमिक कार्य सामान्य प्रणाली सिद्धांत, सामान्य विकास प्रणाली सिद्धांत में विकसित किया गया था, ठीक है। और उन्होंने इस प्रणाली को समझने और उसकी जांच करने के लिए एक मुक्त खुली प्रणाली होनी चाहिए थी उनके अनुसार, और एक खुली प्रणाली में कई घटक या उप प्रणालियां होती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। तो इसका अर्थ है कि एक प्रणाली के सभी घटक अंतर संबंधित होते हैं, अंतर से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार प्रणाली के एक घटक को अलग करके कुछ भी नहीं समझाया जा सकता है। अतः हर एक प्रणाली की सीमाएं घटक अंतर व्यवहार आदान प्रदान करते, ठीक है। तो एक प्रणाली प्राप्त आदान को उत्पादन में तैयार करती है, इनपुट को आउटपुट में तैयार करती है, और इसलिए प्रत्येक प्रणाली के घटकों, निवेशकों, उत्पादकों के बीच सीमाएं घटक और परस्पर क्रियाएं होती हैं। तो ये आपकी प्रणाली कहलाती है। तो मुक्त या खुली प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसमें सीमा रेखा होती है, जो पदार्थ, ऊर्जा और सूचना के प्राप्त आदान और उत्पादन के लिए व्याप्त यानी खुली है। खुली प्रणाली अपने वातावरण के साथ सूचना, ऊर्जा, पदार्थों का विनिमय करती है, एक्सचेंज करती है। खुली प्रणाली को एक परिवर्तन मॉडल के रूप में देखा जाता है, और अपने पर्यावरण के साथ एक गतिशील संबंध के रूप में भी देखा जाता है, जो विभिन्न आदानों से प्राप्त होती है। तो इन आदानों को किसी तरह परिवर्तित करता है और उत्पादन का निर्यात करता है। तो देख लेते हैं सिद्धांत प्रणाली क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है सिस्टम थ्योरी। तो देखिए क्या होता है, आदान होता है, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है जिसमें आदान और प्रदान होता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट होता है, और उसके बाद इनपुट आउटपुट दोनों से क्या होती है, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मिलता है। तो इन्वायरमेंट हुआ, इन्वायरमेंट में एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया हुई, ठीक है। प्रक्रिया में आउटपुट भी हुआ, इनपुट भी हुआ, और इन दोनों का आउटपुट इनपुट का क्या हुआ, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मिला कि क्या कैसे। तो प्रणाली सिद्धांत में प्रतिपुष्टि की अवधारणा समझने में महत्वपूर्ण है कि कैसे एक प्रणाली एक स्थिर अर्थात गतिशील संतुलन को बनाए रखती है, ठीक है। आउटपुट से संबंधित जानकारी या प्रणाली की प्रक्रिया को प्रणाली में इनपुट के रूप में प्रतिपुष्टि दी जाती है, और इसके परिवर्तन प्रक्रिया और भविष्य के आउटपुट में बदलाव हो सकता है, राइट। तो इतना हमने समझ लिया कि एक प्रणाली क्या कहलाती है, और क्वेश्चन आता प्रणाली सिद्धांत, तो प्रणाली इसको लिख के ये डायग्राम जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। ओके, एक प्रणाली के रूप में संगठन इंपॉर्टेंट है क्या? मुझे नहीं लगता। मुझे इंपॉर्टेंट वही आपका लगता है। मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% इसको आना चाहिए, ठीक है ना। वर्नर का हम नहीं देखेंगे। ये थोड़ी अलग बात हो जाती है कि हो सकता है कि अगले साल ये सिद्धांत आया हो तो इस साल ना दे, लेकिन ये ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है। तो मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत देख लेते हैं, ठीक है ना। मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत देख लेते हैं। तो अब्राहम मास्लो जो है वो मानवतावादी मनोविज्ञान के क्या कहे जाते हैं, वो पिता कहे जाते हैं, ठीक है। और मास्लो का प्रेरणा सिद्धांत कार्य स्थल प्रेरणा का सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रभावशाली सिद्धांत है। तो मोटिवेशन थ्योरी, तो मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, मास्लो का प्रेरणा सिद्धांत, नाम एक ही है, आपको कुछ नहीं सोचना है, लिख देना है, ठीक है। तो मास्लो का विश्वास था, वो क्या मानते थे कि सचेत चेतन इच्छाओं की अधिकता के बावजूद मनुष्य की मौलिक इच्छाएं समान है। यानी सचेत और चेतन इच्छाओं की अधिकता के बावजूद मनुष्य बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ चाहता है। चेतन यानी बुद्धि से संबंधित है ना, इच्छाओं की अधिकता के बावजूद मनुष्य की जो मौलिक इच्छाएं हैं वो समान है। और यहाँ पे मास्लो ने सुझाव दिया कि मनुष्य की जरूरतों का एक पदानुक्रम है,
जो 5 आवश्यकताओं से बना है। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि मास्लो का मानना था कि मनुष्य की जरूरतें हैं उनका एक क्रम है, वो एक क्रम है, एक के बाद एक आती है, और उस क्रम को उन्होंने 5 भागों में बांटा है, यानी 5 आवश्यकताओं से मनुष्य का एक क्रम बना है जो पिरामिड के तरीके से है। शारीरिक पहला हो गया, फिर दूसरा सुरक्षा, फिर तीसरा प्रेम, चौथा सम्मान, पांचवा आत्मबोध। ठीक है ना। तो शारीरिक आवश्यकताओं के साथ पिरामिड की तरह बना हुआ है। और मास्लो के अनुसार इंसान एक ऐसा जीव है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। उनकी आवश्यकताओं के पदक्रम के पीछे मूल सिद्धांत यह है कि लोग कुछ जरूरतों के साथ पैदा होते हैं, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं, यानी आगे वो बढ़ते हैं, और अन्य अधिक जटिल आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आत्मबोध के लिए आग्रह मानव समाज में गहराई से उलझा हुआ है, लेकिन केवल एक बार आदिमूल जरूरत को ऊपर लाकर पूरा कर दिया। तो जरूरतों के पदानुक्रम का पैटर्न एक संगठन के भीतर व्यक्तिगत समायोजन में प्रमुख निर्धारक के रूप में कार्य करता है। इंसान की जरूरतों को समझकर प्रबंध कर उन्हें हस्तक्षेप राजनीतियों के साथ संगठन के लक्ष्यों को प्रेरित करता है। तो 5 वो प्रमुख आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं ये आप याद कर लीजिए सर। ठीक है। तो सबसे पहले नीचे से एक चीज याद रखिएगा कि सबसे उनका जो पिरामिड है वो सबसे नीचे से शुरू होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले निम्नतम पर शारीरिक, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल जरूरतें होती है, और ये मानव जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक होते हैं। जैसे श्वास हो गया, प्यास हो गई, भूख हो गई, नींद हो गई, जैविक शारीरिक संतुष्टि हो गई, इसके बिना लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो सबसे नीचे उन्होंने किसको रखा? शारीरिक जरूरतों को रखा। ठीक है ना। मास्लो ने अनुभव किया कि जब तक की जरूरतें जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्तर से संतुष्ट नहीं होती हैं, तब तक लोग अन्य जरूरत की ओर प्रेरित ही नहीं होते। यानी जब तक शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, ठीक है ना, तब तक लोग अन्य जरूरत की ओर प्रेरित नहीं होते, दूसरी जरूरतों को पूरा नहीं करते, उसकी ओर आगे नहीं बढ़ते हैं। फिर दूसरा स्तर क्या है, वो आ गया उनका सुरक्षा का, सिक्योरिटी ऑफ सेफ्टी, यानी जरूरतों से संबंधित है, जिसमें शामिल है सुरक्षा, स्थिरता, निर्भरता, सुरक्षा, भय से मुक्ति, चिंता, अराजकता, ठीक है, कानून की सीमाएं इत्यादि। तो दूसरे नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे शारीरिक आवश्यकता है, दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं स्तर सुरक्षा आवश्यकता है, और तीसरे स्तर पर जरूरत जो है वो प्यार और स्वयं की जरूरत है, लव एंड बिलोइंग, यानी जिसमें मास्लो के शब्दों में प्यार देना, प्यार प्राप्त करना शामिल है, और लोग दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं और साथ ये भी चाहते हैं कि पारस्परिक संबंध स्थापित करें। तो ये है मास्लो का, देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। ओके राइट, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये एक पिरामिड की तरह बना होता है। आपको भी एक इस तरह से पिरामिड जो है क्या करना होगा, एक पिरामिड इस तरह से बनाना होगा, ठीक है ना। ये इस तरह से पिरामिड, ऊपर सकरा नीचे चौड़ा, तो वो पिरामिड कहलाता है। अब सबसे पहले नीचे से शुरुआत होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। शारीरिक जरूरतें होती है, ऐसे ही बनाइएगा। शारीरिक जरूरत में सुरक्षा, प्यास, भूख, नींद, आप ये लिख दीजिए। फिर दूसरी होती है सुरक्षा की आवश्यकता, यानी भय, मुक्ति आदि इन सभी चीजों से स्थिरता। फिर प्यार और अपनी जरूरतें, स्नेह देना, प्यार प्राप्त करना, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं सेक्स और लव की बातें कर सकते हैं। सम्मान की आवश्यकता, फिर व्यक्ति को एक समाज में रहता है तो समाज में उसकी पद प्रतिष्ठा होती है, मान्यता होती है, उपलब्धि को प्राप्त करता है तो सम्मान की आवश्यकता हो जाती है। फिर स्वयं सिद्धि, आत्मबोध की आवश्यकता, ठीक है ना। तो उसके पश्चात चौथे स्तर की जरूरतें आती है, आत्मसम्मान की जरूरत, जिसमें आत्ममूल्य या दूसरों का सम्मान करना शामिल है। तो यहाँ पे जो मास्लो है वो बताते हैं, वो शामिल है कि शक्ति, उपलब्धि, पर्याप्त निपुणता और क्षमता जो है इसमें शामिल होती, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं मास्लो का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 5 टॉपिक है, ठीक है। 5वें और उच्चतम स्तर पर आवश्यकताओं में स्वयं सिद्धि या आत्मबोध की आवश्यकता आती है, और ये किसी की क्षमता को अधिकतम करने और कुछ पूरा करने के लिए अपरिहार्य बना देती है, जरूरी बना देती है, ठीक है ना। तो आत्मबोध की मास्लो की परिभाषा के अनुसार प्रतिभा, योग्यता, क्षमता आदि पूर्ण रूप से, पूर्ण उपयोग और शोषण के रूप से, शिथिल रूप से वर्णित किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है मास्लो की ये आवश्यकता का सिद्धांत। तो मास्लो ने यहाँ पे 5 जरूरतों को उच्च और निम्न क्रम में अलग करके बताया है, ठीक है ना। और यहाँ पर शारीरिक और सुरक्षा जरूरतों को निम्न क्रम के रूप में वर्णित किया है, यानी कि सबसे ऊपर अहम को अपने उसको रखा,
और शारीरिक सुरक्षा जो है उनको उन्होंने नीचे क्रम में रखा। सामाजिक सम्मान और आत्मबोध की जरूरतों को उच्च ऊपर रखा, ठीक है ना। तो निचले क्रम की आवश्यकताओं को मुख्य रूप से बाहरी रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। और मास्लो ने देखा है कि हमारे समाज का औसत सदस्य अक्सर अपनी सभी इच्छाओं में आंशिक रूप से संतुष्ट और आंशिक रूप से असंतुष्ट होता है। तो ये मास्लो का है आवश्यकता का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मास्लो द्वारा दिए गए जरूरतों के 5 स्तरों की विस्तार से व्याख्या कीजिए, तो आपको यही करना पड़ेगा। डगलस और मैक्स ग्रे का सिद्धांत, यक्ष और बाई का सिद्धांत क्या है? तो यक्ष और बाई का सिद्धांत क्या है? तो चर वाला सिद्धांत हो गया है ना। ओके, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिया, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है। इस यूनिट में हसबर का 2 कारक सिद्धांत देख लीजिएगा, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए, लेकिन मैं तो मैथ्स के लिए बोल रही हूँ कि मैस्ले का जो आवश्यकता संतुष्ट का जो सिद्धांत है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें 2 सिद्धांत और भी हैं, लेकिन टाइम थोड़ा कम है, मुझे और भी वीडियोज बनाने हैं। हसबर का 2 कारक का सिद्धांत देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, थोड़ा सा इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। 2 कारक सिद्धांत क्या है? स्वच्छ कारक, असंतोषजनक कारक और एक संतोषजनक कारक। 2 कारक उन्होंने क्या कहा कि एक संतोषजनक कारक, असंतोषजनक कारक जो होता है, और दूसरा संतोषजनक। संतोषजनक उन्होंने प्रेरणा कारक कहा है और असंतोषजनक को स्वच्छ कारक कहा है। असंतोषजनक कारक में कंपनी नीति और प्रशासन आ जाते हैं, और संतोषजनक कारक में उपलब्धि आती है। फिर इसमें पर्यवेक्षण आता है, तो इसमें मान्यता आती है। वेतन आता है, तो सिर्फ कार्य आता है, इसमें वेतन वगैरह कुछ नहीं मिलता है। प्रेरणा कारक में अंतर वैयक्तिक संबंध होता है, तो इसमें जिम्मेदारी होती है, काम करने की स्थिति होती है, इसमें उन्नति होती है। तो देख लीजिएगा हसबर का 2 कारक सिद्धांत। यदि आप इतना भी लिख देंगे ना, तो क्योंकि संतुष्टि और असंतोष को 2 अलग अलग कारक हैं, और जो इन्हें एक दूसरे के विपरीत माना जाता है, मतलब कि संतुष्ट के विपरीत असंतोष नहीं है, बल्कि संतुष्टि नहीं है। मैं असंतोष नहीं है, बल्कि ये संतुष्ट नहीं है। और इसी तरह से असंतोष के विपरीत संतुष्ट नहीं है। इसका तात्पर्य है कि एक तटस्थ स्थित नौकरी संतोष और नौकरी असंतोष के विपरीत मौजूद होती है। तो एक कार्य करता है तो संतुष्ट हो सकता है, या प्रेरक कारकों से संतुष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये है हसबर का, मैंने थोड़ी सी नहीं आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है ना। ओके राइट। थर्ड आप ब्लॉक यहाँ पे नहीं लूंगी, अब आपके लिए मैंने 2 कर दिया। लोक नीति परिप्रेक्ष्य इसमें है, 2 वीडियो बना दिए, 2 में से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो बहुत अच्छे से आप उसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर टेक केयर, बाय।